संग जिन्वो वर्सेस बारुका की बात हम कर चुके थे, लेकिन आज हम बात करेंगे हार्डेस्ट ए रैंक डंजन की, जो कि जिन्वो की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। तो काफी सारे डंजन्स क्लियर करने एंड लेवल अप करने के बाद जिन्वो री एवोल्यूशन के लिए आता है। री एवोल्यूशन करवा कर जिन्वो अपनी करंट रैंक जानना चाहता था। तो यहाँ जिन्वो की रैंक मेजरमेंट का टाइम आ चुका था। यहाँ पड़े ब्लैक ऑर्ब पर हाथ रख के हंटर्स को उनकी रैंक मालूम पड़ जाती है। अब जिन्वो इस ऑर्ब पर जैसे ही अपना हाथ रखता है, वैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर शो करने लगता है। लेकिन एरर शो करना मशीन की गड़बड़ी के कारण नहीं था, बल्कि मशीन में लगा माना मीटर इतनी ओवरवेलमिंग पावर को मेजर ही नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सभी को ये मालूम पड़ जाता है कि कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर जिन्वो है। साथ ही इस बिल्डिंग के बाहर हंटर गिल्ड का मैनेजर चोई जोंग इन खड़ा था, जो कि बिल्डिंग में मचे शोर को सुनकर बिल्डिंग में आ जाता है। यहाँ आकर वो संग जिन्वो से मिलता है और जिन्वो से पूछता है कि क्या तुम हंटर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे, बट जिन्वो से अनसुना कर वहाँ से चला जाता है। अब जिन्वो अपनी माँ से मिलने आता है। जिनको नहीं मालूम वो जान लो कि जिन्वो की माँ को एक गंभीर बीमारी है, जो उन्हें डंजन्स के ओपन होने के बाद मिली थी। यही जिन्वो एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम की दवा अपनी माँ को पिलाना चाहता है, जिससे कोई सी भी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन उसके लिए उसे बिल्डिंग के बॉस को हराना पड़ेगा, जो कि अभी उसके लिए आसान नहीं था। यही थोड़ी देर में ही उसे वू जिनचुल दिखता है और संग से मिलते ही वो उसे पूछता है कि क्या उस दिन डबल डंजन तुमने ही क्लियर करा था, जिस पर जिन्वो उसे बताता है कि नहीं, उसने वो क्लियर नहीं किया। अब इस पर यहाँ वो बताता है कि उससे मिलने के लिए यहाँ हंटर एसोसिएशन के गोगुनी आए हैं। यहाँ गोगुनी जिन्वो को आते ही कांग्रेट्स बोलते हैं उसके एस रैंक हंटर बनने पर। इस पर जिन्वो बताता है कि उसके रीएवोल्यूशन में एरर था एंड वहाँ के वर्कर्स ने कहा है कि वो 3 दिन बाद आए फिर अपना रीएवोल्यूशन करवाए। इस पर गोगुनी बताते हैं कि उसे चेक करवाने की जरूरत तो नहीं है, बिकॉज उसके एरर शो होने का मतलब वो एस, डबल एस या ट्रिपल एस रैंकर भी हो सकता है। अब यहाँ हमें ये मालूम पड़ता है कि गोगुनी ये चाहते थे कि उसकी बात हंटर एसोसिएशन को वो संभाले। उनके अनुसार डीमन सिर्फ डंजन्स के अंदर नहीं, बल्कि हंटर्स के रूप में इस धरती पर भी हैं। अगर उन्हें संभालना है तो हंटर्स एसोसिएशन में जिन्वो जैसे सक्सेसर की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी जिन्वो उनके ऑफर को ठुकरा देता है, बिकॉज उसे पैसा नहीं बल्कि फाइट करके लेवल अप में ग्रोथ करनी थी, जो कि उसे हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने से नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर गोगुनी जिन्वो से काफी इम्प्रेस होते हैं। अब घर आकर जिन्वो अच्छे आइटम खरीदने के लिए अपने कुछ आइटम्स को बेचना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये थी कि जिन्वो पर स्टिल एस रैंक लाइसेंस नहीं था। तो ऐसी कोई चीज वो ई रैंक होने के बाद बेचेगा जो एक ई रैंकर के लिए इकट्ठा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों को क्या लगेगा, ऐसे तो जिन्वो लोगों की नजरों में आ जाएगा। तो इस पर जिन्वो सोचता है कि क्यों ना कोई एक ए रैंक रेड कर ले, तो उससे लोगों को उस पर कम शक होगा। ऐसे में वो ऑनलाइन ही एक ए रैंक रेड को ज्वाइन कर लेता है, जहाँ लो रैंकर्स को माइनिंग यानी खुदाई के लिए लिया जा रहा था। ये बात गोगुनी को भी मालूम पड़ जाती है कि जिन्वो हंटर्स एसोसिएशन की ए रैंक रेड में माइनिंग का काम करेगा। लेकिन आखिर क्यों एक एस रैंकर माइनिंग का काम करना चाहता है? बट व्हाटएवर, जिन्वो काम पे पहुंच चुका था। तो यहाँ डंजन में हंटर्स एसोसिएशन के 2 एस रैंकर चोई जोंग इन एंड छाए इन डंजन्स के बॉस को छोड़कर सभी बाकी मॉन्स्टर्स को मारकर डंजन से बाहर आ जाते हैं। स्ट्राइक स्क्वाड के काम के बाद अब बारी थी माइनिंग स्क्वाड की। तो यहाँ जिन्वो चला जाता है माइन में घुसते ही जिन्वो अपने लीडर से पूछता है कि क्या हो अगर माइन करते दौरान डंजन का बॉस उठकर हमारी तरफ आने लगे। तो इस पर लीडर बताता है कि ऐसा वैसे होता तो नहीं है, लेकिन बॉस उठकर यहाँ आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। तो यहाँ अब जिन्वो माइनिंग करना शुरू कर देता है। अब इसके साथ ही सबका हैरान होना चालू हो जाता है, क्योंकि जिन्वो काफी तेजी से माइनिंग करने लगता है। सो अब लंच टाइम था, बाकी सभी वर्कर्स खाना खाने चले जाते हैं एक्सेप्ट जिन्वो, जो कि इसी मौके की तलाश में था। जिन्वो तुरंत ही उस डंजन के बॉस की तरफ बढ़ता है। उस डंजन का बॉस काफी बड़ा था। इस पर जिन्वो अपना खंजर निकाल कर रेडी हो जाता है उसे मारने के लिए। लेकिन इतने में ही उसके पीछे छाए इन आ जाती है और जिन्वो से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर जिन्वो बहाना बनाकर कहता है कि वो यहाँ गलती से आ गया था। यहाँ छाए इन ये सोच रही थी कि उसने पक्का जिन्वो के हाथ में एक वेपन देखा था, बट स्टिल वो श्योर नहीं थी। या जिन्वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन छा उसे वहीं रोककर उसे सूंघने लगती है। छा के सूंघने के बाद भी उसे ये मालूम नहीं पड़ता कि जिन्वो पक्का एक हंटर ही है। एक्चुअली छा के पास एक एबिलिटी है कि वो लोगों को सूंघ कर बता सकती है कि वो एक हंटर है या नहीं। इस पर जिन्वो को बारुका वाली बात याद आती है। बारुका का भी यही सेम सिनेरियो था, उसे भी इंसानों को मारने की आवाजें आती रहती थी, लेकिन जिन्वो को देखते ही ऐसी कोई भी आवाज उससे सुनाई नहीं आई कि जिन्वो को खत्म करो। अब जिन्वो खुद ये सोचता है कि आखिर एक प्लेयर होने का
क्या मतलब है। अब काम खत्म होने पर जिन्वू को पेमेंट मिल जाता है, बट जिन्वू के काम से इम्प्रेस्ड लीडर फिर से ये चाहता था कि जिन्वू कल भी उसके साथ काम पर आए। ऐसे में जिन्वू पूछता है कि क्या कल भी हंटर्स की कोई रेड है। इस पर लीडर बताता है कि हाँ, कल एक और ए रैंक गेट की रेड है, लेकिन इस डंजन को कल स्ट्राइक स्क्वाड बी संभालेगी। जिन्वू इस बी स्ट्राइक स्क्वाड के बारे में पूछता है तो यहाँ लीडर बताता है कि काम को बांटने के लिए हंटर एसोसिएशन ने 2 स्ट्राइक स्क्वाड बना रखी है। अब रात को यही अपनी गिल्ड से छा जिन्वू की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, जिस पर वर्कर छा को बताता है कि जिन्वू की इंफॉर्मेशन वो ही नहीं बल्कि अपनी गिल्ड के लीडर और यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन भी चाहती है। इस बात से वो जिन्वू पर और शक करती है, बट साथ ही वो जिन्वू की नाइस स्मेल को लेकर काफी खुश भी थी। तो यहाँ हम स्ट्राइक स्क्वाड बी के लीडर सन को देखते हैं, जो कुछ माइनर्स को एक्स्ट्रा बक्स देकर अपने साथ डंजन में ले जाना चाहता था ताकि वो उनका सामान संभाल सके, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। ऐसे में जिन्वू अपना हाथ खड़ा करके उनके साथ चलना चाहता था, बट एवरीवन भी लाइक, भाई क्यों मरना चाहता है, अपने परिवार को संभाल ले यार, तो वो भी छोटा है, क्यों मरना चाहता है। बट व्हाटएवर, जिन्वू उनके साथ डंजन में जाने के लिए तैयार था। इस स्ट्राइक स्क्वाड में कमी थी और वो थी एक एस रैंकर की, जो कि हंटर्स गिल्ड से आज नहीं आए थे। तो यहाँ सिर्फ ए और बी रैंकर्स ही थे। जिन्वू को एक चीज बहुत तंग कर रही थी और वो थी इस डंजन का माना इमेटिंग, जो कल वाले डंजन्स की तुलना में कम था, और ये चीज जिन्वू को रेड डंजन की याद दिला रहा था। जी, डंजन में एंटर करते ही हमें मालूम पड़ता है कि ये सन की एज ए लीडर फर्स्ट रेड थी, एंड इस रेड में वो सफल रहा तो बी टीम का ऑफिशियल लीडर बन जाएगा। अब अचानक से ही काफी सारे भेड़िए वहाँ आ जाते हैं। इन्हें मारना आसान था बिकॉज ये यूजुअली सी रैंक डंजन में मिलते हैं, बट सरप्राइजिंगली बात ये थी कि ये ए रैंक डंजन था। और ये ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं, या जिन्वू उनके गले पर मार्क्स देखता है और वो समझ जाता है कि इन्हें यहाँ एज ए पेट रखा जा रहा है। बट कुछ ही देर में माहौल बदलता है और उन सबके सामने हाई ऑर्क्स आ जाते हैं। हाई ऑर्क्स आते ही सभी पर हमला कर देते हैं। हर कोई मागेस हो या स्ट्राइकर अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन इन ऑर्क्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वही ऑर्क्स एक एक करके सबको पीटने लग रहे थे। असल में बात ये थी कि ए रैंक डंजन में ऐसे हाई ऑर्क्स मिलने संभव ही नहीं थे, बट ये कोई ए रैंक डंजन नहीं था बल्कि एक हाई ए रैंक डंजन था। और ये ऑर्क्स कुल मिलाकर 22 थे और 22 के 22 ए रैंकर। तो यहाँ बी रैंक और सिमिलरली ए रैंक का टिकना मुश्किल था। तो ऐसे में सबको मरता देख जिन्वू अपने कामोफ्लाज का यूज कर बिना किसी को बताए एक एक करके सभी ऑर्क्स को बड़े बड़े घाव देने लगता है। ऐसे में इन ऑर्क्स को मारना आसान हो गया था। तो यहाँ सभी स्ट्राइकर एक एक करके इन ऑर्क्स को खत्म करने लगते हैं। साथ ही सभी लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं क्यों पर इन्हें मारना अचानक से आसान हो चुका है। साथ ही सभी लोग ये भी सोचते हैं कि ये ई रैंकर अभी तक जिंदा कैसे है। कुछ मैजिशियन ने तो ये तक नोटिस कर लिया था कि ये जिन्वू ने किया है। यही सन के लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी एक लीडर बनने की, लेकिन साथ ही सभी ये मांग थी कि यहाँ से जल्द निकलना होगा। इस बात को सन स्वीकार कर लेता है, बट जब इसी डंजन से बाहर जाने का समय आता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कि डंजन की गेट पर एक बैरियर था, जो कि अंदर से ही डंजन के बॉस ने मंत्र द्वारा बनाया था। इस गेट को खोलने के लिए मैजिशियन अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन इसे खोलते खोलते ही उन मैजिशियंस के पूरे शरीर से खून आने लगता है। यहीं तभी अचानक से सभी अपने पीछे देखते हैं और वो सभी बहुत चक्के रह जाते हैं, क्योंकि पीछे लगभग 50 से भी ज्यादा ऑर्क्स आ चुके थे। यही एक ऑर्क सन के पास आकर उससे कहता है, हमारे मालिक कारगालगान तुमसे मिलना चाहते हैं। यही ऑर्क एक शर्त भी रखता है, या तो तुम हमारे मालिक के पास चलो और या तो यहाँ मारे जाओ। तो सन उनके साथ चलने को रेडी हो जाता है, बट एक प्लान के साथ कि वो सडनली सन के कहने पर बॉस पर हमला कर देंगे। यही बाहर जिन्वू के बारे में जानने के लिए छा अपने डे ऑफ में भी उस डंजन में घुस जाती है। यही हम देखते हैं कि कारगालगान का एक बड़ा सा साम्राज्य होता है। साथ ही हम असली कारगालगान को भी देखते हैं। इतना ही नहीं, कारगालगान के 4 बड़े राक्षस ऑर्क्स भी थे। यहाँ कारगालगान अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है, जिससे ही सारे ए रैंकर और बी रैंकर बीमार महसूस करने लगते हैं। अब कारगालगान बताता है कि मार तो वो उन्हें बाहर भी देता, बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसने उन्हें यहाँ बुलाया है। इस पर सन घबराकर अकेला ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन अपने प्रोटेक्शन वाले मंत्रा की वजह से वो अपने आगे एक सीढ़ी बना लेता है, जिसे पार कर पाना सन के लिए संभव ही नहीं था। ऐसे में कारगालगान गुस्सा हो जाता है और सन को उठा कर पटकने लगता है। ऐसे में जिन्वू गुस्सा हो जाता है और सन को बचाकर उससे परमिशन मांगता है इस डंजन को क्लियर करने की। ऐसे में जिन्वू की पावर देखकर सन उसे सभी को बचाने को कहता है। यही जिन्वू एक सेवेज रिप्लाई देते हुए कारगालगान को कहता है कि तेरा और मेरा कोई मैच नहीं है।
क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूँ। तो यहाँ दोनों तरफ से फाइट शुरू हो जाती है। जिन्हू की शैडोज की संख्या उन ऑर्क्स की तुलना में कम थी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। आयरन एंड इग्रिस ये दोनों ही उनकी पूरी ऑर्क्स सेना पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ इग्रिस और आयरन ऑर्क्स को खत्म करते जा रहे थे, वही दूसरी तरफ जिन्हू उस बॉस की तरफ आगे बढ़ने लग रहा था। ऐसे में अपनी आर्मी को खत्म होता देख कार्गलगान उन पर अपने मीटियोर से अटैक करता है। ऐसे में जिन्हू सीधा बॉस पर अटैक कर देता है, बट जिन्हू का खंजर उस पर काम नहीं आता। ऐसे में ये भी जरूरी था कि वो उसकी शैडो आर्मी को खत्म करे जो बार बार रीजेनरेट हो रही थी। ऐसे में अपने ब्लेजिंग फायर अटैक से वो शैडो आर्मी को उड़ा देता है, बट जिन्हू के पास बैकअप था अपने माना को वापस से भरने का, तो वो उस पर अपने पोशन का यूज करके अपने माना को फिर बढ़ा लेता है। साथ ही कुछ मरे ऑर्क्स को अराइज कर अपनी सेना में भी शामिल कर लेता है और जिन्हू कार्गलगान को कह देता है कि कुछ ही देर में तू भी मेरी शैडो आर्मी में शामिल होने वाला है। इस पावर को देखकर कार्गलगान को किसी और बंदे की याद आ जाती है। कार्गलगान भी इसी बात के चलते ह्यूमंस को मारना चाहता था, क्योंकि उसे कुछ आवाजें आती है जो उन्हें ह्यूमंस को खत्म करने को कहती है। अब बड़े 4 सिपाहियों को तो इग्रिस और आयरन अकेले ही खत्म कर डालते हैं। तो यहाँ कार्गलगान उठकर जिन्हू पर अपने मंत्र से हमला करता है, पर जिन्हू पर उसकी मंत्रा का कोई असर ही नहीं होता। साथ ही जिन्हू अपना काउंटर अटैक भी कर देता है। वो अपनी मागिस के साथ फायर ऑर्ब्स का यूज करके कार्गलगान की शील्ड को तोड़ देता है। इससे फाइनली कार्गलगान को जिन्हू की असली ताकत का पता चलता है। साथ ही यहाँ छा भी उस थ्रोन के पास आ जाती है और साथ ही वहाँ का माहौल देखकर फुल्ली कंफ्यूज हो जाती है। यहीं अब कार्गलगान गुस्सा हो जाता है एंड अपनी मंत्रा का यूज करके काफी बड़ा हो जाता है। अब कार्गलगान को लगता है कि वो अपना साइज बड़ा कर लेगा तो जिन्हू को आसानी से हरा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका बड़ा साइज जिन्हू के लिए उसका काम आसान बना देता है। यहाँ कार्गलगान कुछ करता उससे पहले ही जिन्हू अपने खंजर की सहायता से कार्गलगान की एक आंख फोड़ देता है। अब अपने खंजर को हटाकर जिन्हू उसे अपने हाथों से ही पीटने लगता है। अब जैसे ही कार्गलगान नीचे गिरता है, वैसे ही जिन्हू कार्गलगान के ही शैडो आर्मी से उसे मरवा देता है एंड इसी तरह मारा जाता है कार्गलगान। बट साथ ही फाइनली सभी को जिन्हू की असली सच्चाई के बारे में मालूम भी पड़ जाता है। साथ ही जिन्हू ने कहा भी था कि वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करेगा, वैसा ही वो करता है एंड उसकी शैडो को भी वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सो गाइस, आज की वीडियो में अगर तुम्हें मजा आया हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।